रही है, फूट फूट कर रो रही है बेचारी सीरत। अब भैया क्या करे, नायरा हो या सीरत, लेकिन इनकी शक्ल तो एक है ना, और इनकी किस्मत में मानो लिखने वाले ने आंसू ही लिखे हैं। बट क्यों कायरव की वजह से सीरत की आंखों में इतने सारे आंसू आए, आइए बताते हैं। सीरत आज रो रही है, चिल्ला रही है, खुद को कोस रही है और साथ ही साथ कायरव पे बहुत नाराज हो रही है, क्योंकि कायरव की वजह से बॉक्सिंग रिंग में सीरत को एक ऐसी हार झेलनी पड़ी जिसके लिए सीरत बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। क्योंकि सीरत को हारना पसंद ही नहीं है। लेकिन अब कायरव की वजह से सीरत के हाथ सिर्फ और सिर्फ हार लगी है, तो उस हार ने सीरत को अंदर से चकनाचूर कर दिया है। और सीरत को अपनी ये हार बर्दाश्त ही नहीं हो रही। कायरव पर तो सीरत ने खूब चीखा और चिल्ला लिया, लेकिन साथ ही साथ अपने भाई से बात करते हुए सीरत ने कायरव के घर वालों के बारे में भी कुछ ज्यादा ही सोच रखा है। और वो छोड़ो, क्या उसकी माँ है? माँ छोड़, क्या ऐसा बाप? कोई तो होगा ना घर में, दादा दादी नाना नानी, कोई तो और होगा ना? क्या बोलो? जो उसे बता सके कि मैं उसकी माँ ना हूँ। कहीं मिल गया ना हमारे खून में से कोई, ठीक कर दूंगी तब। एक तरफ सीरत कायरव से परेशान है, तो दूसरी तरफ कायरव भी दुखी है, क्योंकि उसे तो उसकी माँ सामने ही नजर आ रही है, लेकिन वो माँ कायरव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि कायरव उसका बेटा है। अब भाई कायरव करे तो क्या करे, वो पूरी कोशिश कर रहा है अपनी माँ जैसी दिखने वाली सीरत को यकीन दिलाने की कि वो उसी का बेटा है। और इसी के चलते कायरव बेहोश हो जाता है, और कायरव की इस हालत को देखकर कार्तिक भी बहुत परेशान होता है। अब कार्तिक ने कायरव को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन कायरव जब सीरत को देखता है तो वो अपने आप को कैसे संभाले भला। एक चीज़, हाँ, जब वो सब कह रहे हैं और इतने बार कह रहा है वो बच्चा, तो एनी नोज की इज अ स्मार्ट चाइल्ड, ही डज नॉट लाई, वो हमेशा सच ही बोलता है। तो अगर ऐसा कुछ देखा तो एक चीज़ उनको समझ में आ गई कि शायद हो सकता है कि उसकी मम्मा जैसे दिखने वाली कोई लड़की हो, या फिर कोई उसमें कोई एक ऐसी चीज़ हो या एक ऐसी बात हो जिससे उसके अपनी मम्मा की याद आ रही हो। अब कायरव की वजह से सीरत और कार्तिक का हिट एंड मिस शुरू हो चुका है, और इसी हिट एंड मिस के चलते दोनों जल्दी एक दूसरे के सामने भी आएंगे। सीरत को देखने के बाद जब कायरव का ये हाल है, तो कार्तिक का क्या हाल होगा भला, ये भी हम आपको बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट। कहानी तो है कि उठे दिल छोड़ आया, लेकिन यहाँ पर तो दिल का मामला ही नहीं है, क्योंकि ब्रिज जो है ना, पता नहीं पत्थर दिल इंसान बन चुके हैं। एक तो भैया आप अपनी मर्जी से अपनी आधी उम्र की लड़की से शादी करके आए, अब इसमें उस बेचारी लड़की की क्या गलती जो आप इतने इनसिक्योर होकर उसको ताला बंद करना चाह रहे हैं।
बार रणधीर ने अपनी अमृत को देखा है, उस लेखक की झलक देखी है जिसकी कहानियाँ रणधीर के दिल में घर कर जाती है। उन्हीं कहानियों से प्यार करते करते शायद उस अमृत की तलाश में रणधीर अमृत के घर तक आ गया है। और जब रणधीर और अमृत का वाकई में आमना सामना हुआ तो रणधीर के मानो होश ही उड़ गए हो। और यहीं से शुरू हो गया रणधीर की तरफ से प्यार का सिलसिला। जो रणधीर रायजादा है वो पहली बार लाला जी के हवेली पे आया है और वहाँ वो कैसे अमृत से टकराता है, कैसे पहली बार वो अमृत को मिलता है, क्योंकि हम इससे पहले हमेशा हिट एंड मिस ही हुआ है अमृत और रणधीर का। इज़ द फर्स्ट टाइम ये लोग आमने सामने आंखों में आंखें डाल के मिलने वाले। या मतलब इससे पहले वी हैव क्रॉस्ड पाथ्स बट ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम फेस टू फेस आए हैं, एंड ऐसा भी नहीं हुआ है कि हमें पता चला है कि ही इज़ रणधीर और शी इज़ अमृत। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग फेस टू फेस। एक तरफ अमृत के चेहरे से घूंघट उठा तो वहीं दूसरी तरफ राधा के चेहरे को घूंघट से ढका गया। जी हाँ, ब्रिज की पत्नी बनी राधा को समझ नहीं आ रहा कि घूंघट में बाहर की दुनिया देखे तो कैसे देखे। इसीलिए जब उनके शादी का जश्न हो रहा था तो राधा ने अपना घूंघट उठा लिया और फिर क्या वही कहानी कि मोहल्ले वाले ब्रिज और राधा की उम्र को लेकर और उनके रंग ढंग को लेकर बातें करने लगे। फिर क्या ब्रिज को गुस्सा आया और उसने अपनी राधा का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए घूंघट में ढक दिया। खबरदार, खबरदार, तेरा ये पूरा चेहरा किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं। नजर उतारने का सबसे अच्छा तरीका है कि नजर ही ना हो। आज के बाद तेरी खूबसूरती इस घूंघट के पीछे नहीं है। मुझे भड़काया जा रहा है और तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे घर में जलसा हो रहा है। मैं इनको ब्याह के घर में ले आता हूँ तो बड़ी मुश्किल से इनकी एक्सेप्टेंस होती है। तो उसके बाद हमारे जो बड़े भाई हैं लाला जी, वो बोलते हैं बहुत बड़ा जलसा होगा, और बस उसी में फिर मुझे कुछ मेरे मोटापे को लेके, मेरी फिजिकलिटी को लेके मेरा मजाक उड़ाया जाता है। तो वो सब चीज़ें इसलिए भड़का ही चल रही है। कहीं मेरी बहन मुझे भड़का देती है और कहीं इनकी तारीफ़ें होती हैं, तो उसमें थोड़ी सी जेलसी और कटुता, और वो थोड़ा सा आके इनको मैं बोलता हूँ कि बस आप अब सिर्फ घूंघट में रहोगे, अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाओगे। मुझे एक्चुअली बुरा नहीं लगा, ना ही मुझे इंसल्टिंग फील हुआ। ये मेरे पति है, मेरे परमेश्वर है, ये जैसा कहेंगे वैसा मुझे करना, ऐसा मुझे सिखाया गया है। तो ये जब ये करते मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे बस एक सवाल होता है कि अगर मेरा घूंघट नीचे होगा तो मैं चलूँगी कैसे, मुझे तो दिखेगा नहीं। तो ये सवाल भी मैं उनसे करती हूँ, तो मुझे ज़्यादा बुरा नहीं लगता, ना ही मुझे इंसल्टेड फील होता है। मेरे बस मन में कई सवाल है। हालांकि ब्रिज और राधा की जिंदगी में तड़के लगाने वालों की कमी नहीं है। ब्रिज की बहन आए दिन ताने मारते रहती है, और देखिए ना कैसे ब्रिज की बहन ब्रिज के बेटे उदय को कह रही है कि वो राधा के गोद में बैठने की रस्म पूरी करे, वो भी ताना मारते हुए। और रब 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 रब, वो इतना बड़ा शरीर, छोटी सी गोद, वो कैसे समाएगा। घर में सेलिब्रेशन खूब हुआ, ड्रामा भी हुआ, और साथ ही साथ एक रोमांटिक लव स्टोरी की शुरुआत हुई। लेकिन ये 1914 की लव स्टोरी कहाँ तक पहुँच पाती है और इस लव स्टोरी का अंजाम क्या होता है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजित मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, ये जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होती है ना, ओ वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, ये चलती वलती है नहीं। क्योंकि अगर आपके दिल में कुछ कुछ है ना सामने वाले के लिए, तो यू कैन कीप ट्राइंग इन फ्रेंड जोनिंग देम, बट इट डजंट हैपन। अब पाखी को ही ले लीजिए, पाखी और विराट कहने को बस अब अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सई को जहां देखा विराट के साथ, हाय पाखी तो जल भुनकर राख हो गई।
अपने दिल में पाखी ने अब तक विराट के प्यार का दिया जलाए रखा है। उस प्यार के सिलसिले को पाखी ने अभी खत्म नहीं किया है। विराट के लिए भले ही पाखी सिर्फ दोस्त हो, लेकिन पाखी के दिल का प्यार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। विराट घर नहीं लौटा और यही प्यार पाखी को बहुत दुख पहुंचा रहा है। विराट का फोन ऑफ नहीं है, उसे आ जाना चाहिए, या एटलीस्ट किसी को इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। जहां एक तरफ पाखी विराट के इंतजार में परेशान हो रही है, वहीं दूसरी तरफ विराट जब सई के साथ चलकर आता है तो पाखी का दिल घायल हो जाता है ये देखकर कि जिस प्यार के लिए पाखी इतना चिंता कर रही थी, वो प्यार किसी और के रंग में रंगने लगा है। पाखी का दुखी चेहरा और दूसरी तरफ सई विराट की ये मस्ती, लगता है पाखी के दिल में बहुत बड़ा भूचाल मचा रही है। लेकिन पाखी के साथ साथ घर वालों का हाल भी बेहाल है। विराट की चिंता में घर वाले देर रात तक जग रहे हैं और इसी के चलते तानों का खेल खेला जा रहा है। उसे सिर्फ दो ही चीजें पसंद है, पढ़ाई और नींद, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है उसे। अब विराट इतनी रात हो गई फिर भी घर नहीं लौटा, कोई फिक्र नहीं उसे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। सई को भी ताने पड़ते हैं, करिश्मा को भी ताने पड़ते हैं, सब तानाशाह हो रहा है हमारे घर में, तो तानाशाह चलता रहता है। मैं तो अपने काम पे था। मैं भी इनके काम पे थी। ये मेरे काम पे थी। बट या मतलब ऐसा विराट अपनी ड्यूटी निभा रहा था एंड सई को उसकी फ़िक्र होती है तो उसके लिए खाना लेकर आती है। हाँ, मुझे बताया गया कि भूख से गुस्सा आता है और तमाजी से टकली कर सकते हैं। आई एम लाइक हाउ कंट्रोल विराट, कंट्रोल। और यही ताने बाने वाली कहानी ने इस शो के 100 एपिसोड सक्सेसफुली पूरे कर दिए हैं, जिस बात का जश्न सेट पर मनाया जा रहा है। मुंबई से नेहा सावंत की रिपोर्ट। प्यारी सी नटखट सी चुलबुली सी इमली, नहीं खाने वाली इमली की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो इमली की बात कर रही हूँ, सीरियल और सीरियल में इमली के किरदार की। देखिए कैसे भर भर कर नैना जो है वो छलकने के लिए तैयार है। वो क्या है ना कि इमली को अपने पापा की याद जो आ गई। भर भर के आंसू बहा रही है, इमोशंस की दरिया में बहते जा रही है। और हो भी क्यों ना भला, क्योंकि इमली मालिनी और उसके पापा का सीन देखकर बहुत इमोशनल हो गई है और सोच रही है कि जितना मालिनी के पापा उससे प्यार करते हैं, काश उसके भी पापा होते और उससे उतना ही प्यार करते। और इमली को लगता है कि मालिनी के जैसे पापा है वो इमली के भी पापा हो, लेकिन इमली इस बात से बेखबर है कि दोनों के पापा एक ही है। इमली को पता नहीं है कि ये पापा है, सिर्फ इनको ही पता है कि ये मेरी बेटी है, दोनों बेटियां मेरी हैं। तो इमली तो इसी थॉट में है कि काश मेरे बाबा होते तो ऐसे होते। तो वो वही सब सोच रही है अपने थॉट्स में।
एंड आई होप उसको जल्दी से पता चले तो कितना मज़ा आएगा। मालिनी को पता नहीं मजा आएगा या नहीं। अब जब इमली को पता नहीं है कि यही उसके पिता है, फिर भी इमली उन्हें देखकर इतना इमोशनल हो रही है, क्योंकि जब ये सच्चाई सामने आएगी तो इमली और मालिनी के लाइफ में एक बड़ा फिल्मी ड्रामा भी आएगा। क्योंकि हमने अब तक सौतन बनी सहेली तो सुना था, लेकिन बहन ही बहन की सौतन बनेगी ये किसे पता था। बाईपास। और मैं बता दूं कि ये दोनों, ये मेरी बेटी जो है बड़ी वाली, ये मैच्योर सेंसिबल, बहुत बदमाश लेकिन सेंसिबल, और ये बहुत 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 हद से ज़्यादा बदमाश है। ये सिर्फ हमारे बारे में बोल रही है, अपना नहीं बताते हैं। फिलहाल मैं तो एंजॉय कर रही हूँ कि मैं इकलौती बेटी हूँ। मेरे दिमाग में तो यही है कि पापा का सारा प्यार सिर्फ मेरा है। हमारा खून का रिश्ता है, इसके लिए तो अलग प्यार है ही। पर हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब तीनों को पता चलेगा कि असलियत क्या है। वो बहुत खूबसूरत इक्वेशन होगा एंड जस्ट वेटिंग टू एक्सप्लोर इट। अब भाई पापा को तो पता लग गया है कि दोनों ही उनकी बेटियां हैं, लेकिन पापा अब इस राज का खुलासा कब करते हैं और कब इमली को मिलता है एक बड़ा सा सरप्राइज और मालिनी को मिलता है 440 वोल्ट का झटका, ये भी हम आपको बताएंगे सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से नेहा सावंत की रिपोर्ट। अनुपमा की लाइफ में ना, बल्कि अनुपमा की किस्मत में मानो ताने ही लिखे हैं। और लीजिए, अब तो काव्या भी आ गई है अनुपमा को ताने सुनाने, और वो भी उनकी बहू की वजह से। भाई किंजल जो है वो काव्या की बन गई है बॉस। अब बॉस बनकर इन्होंने लगा दी लंका काव्या की, और काव्या पहुंच गई सीधा अनुपमा के पास ताने सुनाने। I know very well कि वनराज के पोस्ट पर किंजल का आना कोई इत्तेफाक नहीं था, तुम्हारी चाल थी। मुझे इस प्रोजेक्ट पर किंजल के साथ काम करना पड़ेगा, इनफैक्ट उसके अंडर काम करके उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। अनुपमा ने एक ही झटके में किंजल को तुम्हारी कुर्सी पर और मेरे सर पर बिठा दिया है। अनुपमा उसके टिफिन के साथ साथ उसके कान भी भर के भेजेगी। तुम तो यही घर में पड़े रहोगे। उसका ये एटीट्यूड फेस करना पड़ेगा मुझे। काव्या पहुंच गए अनुपमा से फिर लड़ाई करने, उसको ताने सुनाने, क्योंकि अनुपमा की बहू किंजल की नौकरी जो लग गई है, और वो भी उसी कंपनी में जहां से वनराज को निकाला गया है, और वहां अब काव्या को किंजल के नीचे काम करना पड़ेगा। बिकॉज मोर देन एनीथिंग एल्स काव्या को पता है कि ये कोई प्रोफेशनल चीज़ नहीं होने वाली है। बिकॉज वो इतने सालों से जब वनराज के साथ काम करती आई है, वनराज के अंडर काम करती आई है, सो शी नोज दैट यू नो एक पर्सनल रिलेशनशिप ऑब्वियसली उनका है ही एज अ कपल, बट एट द सेम टाइम एक प्रोफेशनलिज्म भी है ऑन व्हेनेवर देयर इन ऑफिस। मगर अब कोई प्रोफेशनलिज्म होने का सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज इट्स किंजल, इट्स समबडी हु शी इज़ हैड अ बैड टाइम इन द हाउस, एंड फैमिली में और काव्या के साथ हमेशा इश्यूज ही रहे हैं। इसलिए इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम, इट्स नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल, इट्स नेवर गोइंग टू बी वेरी प्रोफेशनल। वो एक पर्सनल टच होगा ही। तो अब वो पर्सनल टच में पर्सनल प्रोफेशनल चीज़ें किस तरह से मिक्स होगी ऑफिस में, क्योंकि घर पर इतने ड्रामे तो होते ही रहे हैं, अब ऑफिस में भी क्या क्या और होगा, दैट इज गोना बी सो एक्साइटिंग टू वॉच। ये बात पहले ना तो अनुपमा को पता थी और ना ही किंजल को, मगर समर ने ये बात सबको बताई, तब पता चला। मैं जानती थी मेरी बहू खुशखबरी लाएगी। काला जी, थैंक यू, इतनी जल्दी आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। मगर अब काव्या को लगने लगा है कि अनुपमा की चाल है, तो आ गई पाखी को लेने के बहाने अनुपमा से लड़ने। वेरी वेल, वनराज की पोस्ट पर किंजल का आना कोई इत्तेफाक नहीं था, तुम्हारी चाल थी। अपनी जीत पर हंसी आ रही है। तुम्हारी नादानी पे हंसी है। तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपनी बहू की नौकरी तुम्हारी कंपनी में लगवा सकती हूँ? तुम नहीं लगवा सकती हो, लेकिन जो लगवा सकता है उस तक तुम्हारी पहुंच होगी। क्या फिर तुमने किसी से सिफारिश लगवाई होगी, या सिस्टम में तुम्हारा कोई अपना ऊपर बैठा होगा? मेरा अपना तो बहुत ऊपर बैठा है। मेरी पहुंच तो सिर्फ कान्हा जी तक है। मैं बस उन्हीं से सिफारिश लगाती हूँ। ये ड्रामा बंद करो। तुमने कुछ ना कुछ तो किया है, क्योंकि तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि किंजल इस जॉब के लायक नहीं है।
अनुपमा ने बहुत अच्छा जवाब दिया है काव्या को, मगर काव्या के लिए अब मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। नेचुरली भड़कने वाली बात हुई है, इसीलिए काव्या फुल ऑन भड़की हुई है फ़िलहाल। एंड आपने देखा है कि एपिसोड आफ्टर एपिसोड ऐसी चीज़ें हो रही हैं सबकी लाइव्स में जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली फॉर वनराज एंड काव्या, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें इतनी स्पीड में हो रही हैं। अब आप देखेंगे एक मेजर ट्विस्ट हुआ है जो कि काव्या और वनराज के बीच में उनकी लाइफ को लेके कि अभी वनराज इज़ लॉस्ट हिज जॉब and now what's gonna happen, and the next thing you know is who's got the job. It is so unexpected and इसके बाद अब जो भी होगा is going to be blast and every episode is going to be super intense. अभी तो अनुपमा से लड़ने काव्या आई है, अब लड़ने की बारी वनराज की है। वो भी जल्द अपना गुस्सा उतारने यहाँ आएगा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। भाई मिस्टर फैजू जो है वो बैंग बैंग करते हुए OTT प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार है, लेकिन न जाने क्या हुआ कि बीते दिन भाई अपने ही जश्न में कुछ अकेले पड़ गए। देखिए ना कैसे। बैंग बैंग की सक्सेस की शाम, क्या फैजू रह जाएगा अकेला? जी हाँ, बैंग बैंग डिजिटल स्टार्स के साथ अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन वेन्यू पर जब हम पहुंचे तो वहां पर सिर्फ फैजू पहुंचा था। तो क्या अपने इस खास शाम में फैजू का साथ देने वाला कोई नहीं था? इस वक्त हम मौजूद हैं बैंग बैंग के फ्लोर इवेंट पर और 4:30 बजे का टाइमिंग दिया गया था और अभी बज रहे हैं 7। आई थिंक फैजू को छोड़कर अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है। सोचा ये गया था कि डिजिटल इवेंट है तो बहुत सारे डिजिटल क्रिएटर्स आएंगे, दोस्त मिलेंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं और पूरी तरीके से फीका फीका सा इवेंट है ये। काफी देर फैजू ने अपने दोस्तों का इंतजार किया, लेकिन वो कहते हैं ना, इंतजार का फल मीठा होता है, और फैजू को भी उसके इंतजार का मीठा फल मिला। जी हाँ, फैजू की सबसे खास दोस्त जन्नत अपना शूट खत्म करके सीधा फैजू को बधाई देने पहुंची थी, उसका हौसला बढ़ाने पहुंची थी, और जन्नत को वहां देखकर फैजू के चेहरे पर खुशी छा गई। बहुत बैंग बैंग लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत मज़ा आया देख के, और बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी बैंग बैंग से, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी फैजू से और उसके एक्टिंग से, और उन्होंने पूरी तरह से जस्टिस किया, तो बहुत मज़ा आया। मैं तो हमेशा से जन्नत से टिप लेते आ ही रहा हूँ कि दुबई के टाइम से तो मैंने तुमको बोला हो कि मतलब मुझे जन्नत की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है और मैं थोड़ा इंस्पायर भी हूँ इनसे कि तो थोड़ा बहुत यूज़ किया हो, तो मैंने जन्नत का रिव्यू लेना चाहता था। तो कैसी लगी तुमको? मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत मज़ा आया, तुम्हारा एक्शन बहुत अच्छा था और बिल्कुल भी नहीं लगा कि तुम्हारा डेब्यू था एक्टिंग इस तरह से, और ऑल द वेरी बेस्ट। जन्नत के साथ साथ फैजू के टिकटॉक वाली गैंग भी आई थी उसका साथ निभाने। बहुत अच्छा लगा और एक नया रूप देखने को मिला, नई एक्टिंग देखने को मिली, जो कि सोशल मीडिया के लिए वीडियोस वगैरह बनाना एक डिफरेंट चीज़ होती है, और इतने बड़े सेट पे इतने लोगों के बीच में एक्ट करना और उसका एक्शन और फाइट सीक्वेंस तो मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था कि उसका फर्स्ट वेब सीरीज़ है, तो बहुत ही खुशी हो रही है इतने बड़े स्क्रीन पे देख। लेकिन जन्नत की बात ही कुछ और है, वो फैजू के लिए बहुत मायने रखती है, और देखिए ना, फैजू और जन्नत आज की शाम पर कलर कोऑर्डिनेटेड भी लग रहे थे। मुंबई में तो फैजू का दिन जन्नत ने खुशनुमा बना दिया, लेकिन इस शाम से पहले फैजू जयपुर भी पहुंचे थे अपने प्रमोशंस के लिए, और जयपुर में जब फैजू बैंग बैंग की प्रमोशन के लिए पहुंचे
तो वहाँ हमें दिखाई दिया एक टिकटॉकर वाला स्वैग। फैजू ने रूही को टिकटॉक वीडियो बनाना सिखाया, साथ ही साथ बाइक्स के साथ पोजेस भी मारे और आर्ट गैलरी में पेंटिंग का भी मजा लिया। रूही, अभी हमने देखा कि एक डिजिटल के लिए अगर बात करें तो एक जब तक डांस एकदम परफेक्शन ना हो तो मतलब 3-4 बार रिपीटेशन पे मतलब करना पड़ता है ताकि परफेक्ट चीज़ें निकल के आए। तो डिजिटल का कितना ख्याल रखना पड़ता है मतलब इस तरह से? ये सारी ट्रेनिंग मैंने फैजू से ली है एंड आजकल मैं परफेक्शनिस्ट हो गई हूँ। पहले मैं इतना ध्यान नहीं देती थी इन चीज़ों पे, बट देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ कंटेंट बना ही रहे हो या कुछ क्रिएट कर ही रहे हो तो उसको 100% देखिए ढंग से ही बना लो। थोड़ा टाइम जाता है मगर हो जाता है। या लाइक गिव योर फुल 100% टू एवरीथिंग यू डू। रूही, तो कितना सिखाया आपको टिकटॉक्स वगैरह कुछ ऐसे इस तरह से कुछ लिपसिंग करना आपको या फिर कुछ इस तरह से कुछ सिखाया आपको? मैंने तो बहुत कुछ सीखा है फैजू से, बहुत सारा। एक्चुअली जब हम पहली बार मिले थे मांगी दुआएं, हम जो गाना हमने साथ हम लोग ने पहले प्लान किए थे कि मैं हम मिलेंगे। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं फैजू से फाइनली मिलने वाली हूँ जो कि टिकटॉक के सबसे बड़े स्टार हैं। आई वाज लाइक इनके साथ मैं टिकटॉक बनाऊंगी क्योंकि मैं नई थी टिकटॉक पे, पर उसी टाइम टिकटॉक बैन हो गया। कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद हम लोग ब्लॉग स्टार्ट किए जो कि रूही अपने ब्लॉग के साथ में एंटर हुई थी रूम में। हे गाइस, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और हम लोग मांगी दुआ का मेकिंग कर रहे हैं, ऐसा वैसा। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट किए थे। फिर उसके बाद रील्स वगैरह आया तो हमने बहुत सारे रील्स वीडियोज़ वगैरह बनाए। मेरी अगर आप प्रोफाइल पे देखोगे तो रूही के साथ में बहुत सारी वीडियोज़ है। रूही के प्रोफाइल पे अभी शायद एक जाने वाली है वीडियो, और भी बहुत सारी हैं। एक्चुअली फैजू इज़ द फर्स्ट, मेरा जैसे फैजू का ये डेब्यू है इन वेब सीरीज़, मेरा फर्स्ट डिजिटल स्टार के साथ डेब्यू इज़ फैजू एंड मतलब बहुत ही कम लोग से मैंने कुछ कंटेंट बनाया एंड ही वाज द फर्स्ट वन। सो बस आखिरी सवाल ये है कि जयपुर के बारे में बताना चाहेंगे। आप लोगों ने उदयपुर में शूट भी किया हुआ है, करेक्ट? तो यहाँ के खाने के बारे में, यहाँ के मतलब इर्द गिर्द जो भी है घूमने के लायक, कैसा एक्सपीरियंस रहा? प्लीज़ शेयर। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत प्यारी ठंडी है यहाँ पे। और खाने की बात मैं कितनी करूँ, शाम हो जाएगी सच में, क्योंकि खाना बहुत अच्छा है। खाना हर चीज़ अच्छा है यहाँ पे, खाने से लेके घूमने से लेके, मगर खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ओके रूही प्लीज़। मैं तो जयपुर से ही हूँ तो मुझे तो ऑब्वियसली एक थोड़ा खाना जो यहाँ का है वो मेरा मतलब ओरिजिनल टेस्ट, आई लव इट, आई लव द स्पाइसेस। एंड जैसा कि फैजू ने बोला यहाँ ठंड बहुत अच्छी है, सो बहुत ही अच्छा मौसम है, तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। जयपुर के इस खूबसूरत से प्रमोशन के अंत में फैजू और रूही को मिला एक अनोखा गिफ्ट और कुछ इसी के साथ उनका ये प्रमोशन वाला सफर खत्म हुआ। जयपुर से कलीम सलमानी के साथ मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।